हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो जिसमें हमें रिवाइज करना है आपका सीए फाइनल एएफएम चैप्टर नंबर 7 सिक्योरिटाइजेशन कम से कम टाइम में, और हमें रिविजनरी नोट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर हमारी लास्ट डे रिवीजन। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो जितनी छोटी रह सकती है उतनी छोटी रखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा एक थियरी चैप्टर है, इसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन, टोकनाइजेशन एंड ब्लॉकचेन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटाइजेशन से। नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं कि वीडियो हमारी छोटी रहे। आप लोग साथ साथ में लिख भी सकते हैं पॉज करके। ये नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना, जिससे कि आप लोग जब लास्ट डे रिवाइज करेंगे तो ये नोट्स आपको हेल्प करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ये नोट्स ही देखकर आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। 16 पेजेस का हमारा चैप्टर है, जिसे हम लोग 1 या 2 पेज में समराइज़ कर लेंगे अपने नोट्स में, और लास्ट डे जाते हुए इसको एक बार देख कर जाएंगे, जिससे कि सारे टॉपिक्स हमें याद आएंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिफाइन सिक्योरिटाइजेशन की डिफाइन। सिक्योरिटाइजेशन इज क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स फ्रॉम इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स, और सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग, rebundling illiquid financial assets into marketable securities। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने एक बार पहले पढ़ रखा है। नहीं भी पढ़ रखा तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा। किसी ने नहीं पहले पढ़ा हुआ तो उसको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ लेना। ठीक है, इस डिफाइन को हम लोग एक चार्ट से समझेंगे। ये चार्ट आप लोग अपने पास बना के भी रखना, इस चार्ट से आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पार्टिसिपेंट आता है एक बैंक। मान लीजिए ये कोई बैंक है, इसने बहुत सारे बोरोअर्स को लोन्स दे रखे हैं, लोन नहीं लोन्स दे रखे हैं। तो अगर कोई बैंक बोरोअर्स को लोन देता है तो उसकी बैलेंस शीट में क्या बढ़ता है, उसके असेट रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं। बट ये जो लोन होते हैं ना, ये कोई 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए भी होगा, तो ये बैंक के लिए इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स बन जाते हैं। असेट रिसीवेबल तो हैं, हमारी बैलेंस शीट में असेट हो जाएंगे, डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। बट बैंक को क्या ये पैसा आज ही मिल जाएगा? नहीं, हाँ, बैंक को ये पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में, आने वाली फ्यूचर डेट्स में, जिसकी वजह से बैंक के पास ये असेट रिसीवेबल तो हो जाते हैं, बट इनको बोलते हैं हम इलिक्विड। लिक्विड वो होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाता है। तो इलिक्विड का मतलब हुआ जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, जो कि एक तरीके से हमारा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्ड है। तो बैंक के पास असेट रिसीवेबल बढ़े, बैंक ने लोन दिया था क्योंकि बोरोवर्स को। अब बैंक क्या करता है, इस असेट रिसीवेबल्स को लिक्विड बनाने के लिए एक एसपीवी फॉर्म करता है। एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल, किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमने इस एंटिटी को फॉर्म किया है। एसपीवी की एब्रीवेशन ऐसे आप याद कर लेना। ये एसपीवी कोई भी ट्रस्ट या कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, बैंक ने बनाया हो या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो बैंक अपने असेट रिसीवेबल्स को सेल कर देता है एसपीवी को, और एसपीवी बैंक को मनी पे कर देता है आज ही, जब ये इसको सेल करता है। ठीक है, तो इससे बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, बैंक के जो असेट रिसीवेबल्स थे वो उसने सेल कर दिए, उसको इलिक्विड से लिक्विड फॉर्म में बना दिया, जो कि हो गया मनी, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब बात आती है एसपीवी ये पैसा कहाँ से लाया। तो एसपीवी क्या करता है, ये जो असेट रिसीवेबल्स थे ना हमारे पास बहुत सारे, इसको बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में वो बाइफरकेट कर लेता है। सबसे पहले वो सारी बोरोइंग्स को उठाता है और इनका एक बंडल बनाएगा। ये है हमारी बोरोइंग्स, इनको उसने इकट्ठा किया, एक बंडल बनाया, देन उसको बाइफरकेट किया बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, ये असेट रिसीवेबल्स थे, बोरोइंग्स थी, उनको उसने इकट्ठा किया, उसको बोलते हैं बंडलिंग। और इकट्ठा करने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में उसको बाइफरकेट कर लिया,
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बोलते हैं अनबंडलिंग। ये वर्ड्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। बहुत सारी उसकी सिक्योरिटीज़ बनाई जो कि होती हैं पीटीसी सिक्योरिटीज़, पीटीएस या फिर स्ट्रिप्ड। इनके बारे में आगे देखते हैं। अभी ये के लिए समझो कि सिक्योरिटीज़ बनाई और इन्वेस्टर्स को उसने बेच दी। इन्वेस्टर होते हैं जिन लोगों को पैसा लगाना होता है। इन्वेस्टर ने उसको मनी दिया और इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, एसपीवी से रिटर्न्स मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो उसको रिटर्न भी चाहिए ना, तो एसपीवी उसको इंटरेस्ट देगा। ये बात आई हमारी कि एसेट रिसीवेबल बैंक ने बेचे एसपीवी को, एसपीवी ने उसको मनी दिया। एसपीवी ने मनी कहाँ से दिया, जो असेट उसने खरीदे थे उसकी सिक्योरिटीज़ बनाई बांट बांट के अलग कैटेगरीज में और इन्वेस्टर को बेच दिया। इन्वेस्टर को क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है, और इन्वेस्टर ने एसपीवी को मनी दिया। फ्लो ऐसे हुआ हमारा। सबसे पहला पार्ट बैंक ने लोन दिया, सेकंड पार्ट बैंक ने एसपीवी बनाया और अपने एसेट्स उसको बेच दिए। थर्ड स्टेप आया हमारा, एसपीवी ने इसको मनी दिया। फोर्थ स्टेप आया, एसपीवी ने इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ बेच दी। फिफ्थ फ्लो आया हमारा, इन्वेस्टर ने एसपीवी को मनी दे दिया। देन उसके बाद क्या होगा, रीपेमेंट कैसे होगी। अब बोरोवर को रीपेमेंट करनी थी बैंक को, बट बैंक ने तो एसेट रिसीवेबल अपने बेच दिए हैं, तो एक सर्विसर या फिर आरपीए, जिसको हम लोग रिसीविंग पेइंग एजेंट बोलते हैं, उसको अपॉइंट किया जाता है। बोरोवर इसको पैसे ना देने की बजाय, इधर इसको मैंने घुमाया है, इस वजह से घुमाया है, रीपेमेंट करेगा सर्विसर आरपीए को। सर्विसर या आरपीए बोरोवर से मनी कलेक्ट कर लेगा। रीपेमेंट किस चीज़ की होगी, प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की। सर्विसर बोरोवर से पैसा कलेक्ट करेगा बैंक के बिहाफ पे और पास ऑन कर देगा एसपीवी को। अब एसपीवी क्या करेगा, ये पैसा इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अपने इन्वेस्टर को दे देगा जिन्होंने एसपीवी से सिक्योरिटीज़ खरीदी थी। तो हमारा 5 तक हो गया था फ्लो। अब नेक्स्ट आएगा फ्लो 6 ये रहा, 7 ये रहा और 8 ये रहा। इसको रिवाइंड करके देख लेना अगर फास्ट हुआ है तो, बट रिवीजन में ऐसे ही स्पीड रहनी चाहिए। ये हमने फ्लो समझ लिया पूरे चार्ट के हेल्प से, ठीक। अब ये डिफाइन देख लो। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स। पूल बनाया था ना उसने, बंडलिंग करी थी। फ्रॉम इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स, इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स हमारे ये असेट रिसीवेबल थे जो कि लिक्विड नहीं थे, इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया था, फिर अनबंडलिंग करके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि उसने इन्वेस्टर को बेच दी थी, ठीक है। या फिर प्रोसेस ऑफ रीपैकेजिंग, रीबंडलिंग इलिक्विड फाइनेंशियल असेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो यहाँ तक हमने याद कर ली सिक्योरिटाइजेशन की डिफाइन, प्लस में हमने प्रोसेस समझ लिया है, एक ओवरव्यू ले लिया कैसे होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोन एंड नेचर ऑफ लोन। ये जो सिक्योरिटीज़ बनेंगी ना, ये उसी के अकॉर्डिंग बनेंगी कि किस टाइप का ये लोन था। मान लो सिक्योरिटीज़ मैंने 2 टाइप की बनाई, एक रिस्की और एक सेफ। तो रिस्की भी बैक्ड बाय होगी जो कि रिस्की लोन्स है, ठीक है, और दूसरी सेफ वाली बैक्ड होगी जो कि सेफ लोन्स है, जो कि मान लो मैंने अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रखे हैं वो वाले, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फीचर्स। तो सिक्योरिटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि एडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो था, बट हमने एक एडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना लिया ना। अब ये जो हमने सिक्योरिटीज़ बनाई हैं इसको एडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, जो कि हम देख चुके हैं, जो कि सिक्योरिटी जो बोरोइंग्स को कंबाइन करते हैं और फिर उनको ब्रेक करके सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट एक हमारा टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बन जाता है। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ फाइनेंसिंग हो जाएगा। ट्रेंचिंग मतलब बाइफर्केशन इन फॉर्म ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, जो कि हमने देखा था जिस टाइप का लोन है उसी टाइप की सिक्योरिटीज़ में उनको बाइफर्केशन कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है होमोजिनिटी। उसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट मेन कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा, कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं।
प्राइमरी मतलब जो मेन पार्टीज़ होती हैं, और सेकेंडरी मतलब जो हेल्पिंग पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन को दिमाग में रखना, उसके हिसाब से प्राइमरी है। बाद में ये मत बोलना कि ये सेकेंडरी वाले भी तो मेन ही होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस को करने के लिए 3 मेन बंदे, प्राइमरी हो गए मेन बंदे, ठीक है। सबसे पहला होता है ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर होता है जो सेल करता है सिक्योरिटीज़ को, जो कि हमारे केस में हुआ बैंक। ये कोई बैंक हो सकता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसपीवी, जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए हमने बनाया था, ये रहा, ये सेकंड मेन पार्टी है। और थर्ड आता है इन्वेस्टर, जो कि पैसा लगाता है। अगर इन्वेस्टर पैसा ही नहीं लगाएगा तो सिक्योरिटाइजेशन हो ही नहीं पाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कुछ सेकेंडरी पार्टीज़, जो कि ओब्लाइजर्स होते हैं, बोरोवर्स। बोरोवर्स को हम ओब्लाइजर्स भी बोल देते हैं। है तो ये मेन पार्टी, बट क्या ये सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस में कहीं आगे आ रहा था? नहीं आ रहा था। ये एज अ सेकेंडरी पार्टी आ रहा था असेट रिसीवेबल में। ऐसे इसको याद करना। ओब्लाइजर आ गया। एक होती है रेटिंग एजेंसी। ये जो हमारे लोन्स होते हैं ना, इनको कैसे बाइफरकेट करना है, कौन ज़्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है, उसको बाइफरकेट करने के लिए एक रेटिंग एजेंसी को भी अपॉइंट किया जाता है। वो हो जाती है हमारी सेकेंडरी पार्टी, एक और रेटिंग एजेंसी। उसके बाद आता है सर्विसर या फिर आरपीए। इसको अपॉइंट किया जाता है, ये रहा, मैंने आपको बताया था, सर्विसर या फिर आरपीए बोरोवर्स से पैसे कलेक्ट करेगा और उसको पास ऑन करेगा एसपीवी को। नेक्स्ट पार्टी आ जाती है हमारी एजेंट या ट्रस्टी। एक और एजेंट या फिर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है एसपीवी में, जो कि इन सब पार्टीज़ पे नज़र रखेगा, जिसको ओवरसीइंग पर्सन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक एक्सटर्नल पार्टी हमारी क्रेडिट एनहेंसर। तो देखो, जो ये सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है ना, ये 2 तरीके की होती है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। अगर रिकोर्स होती थी तो इन्वेस्टर को कोई टेंशन ही नहीं होती थी। अगर नॉन रिकोर्स है ना, नॉन रिकोर्स का मतलब कि जो ओरिजिनेटर है ना बैंक, वो बीच में से निकल जाता है। रिकोर्स में होता है कि हमने सिर्फ आगे पास ऑन किए हैं एसेट्स, ठीक है। तो बैंक की भी जिम्मेदारी है इसमें, जो मेन ओरिजिनेटर था, जो लेंडर था। नॉन रिकोर्स का मतलब होता है कि उसने उनको बेच ही दिया है, रिस्क पास ऑन कर दिया है, और अब इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बचती है ओरिजिनेटर की। तो जो नॉन रिकोर्स वाला पार्ट होता है ना, उसमें इन्वेस्टर को रिस्क होता है, तो उसके लिए एक क्रेडिट एनहेंसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि इनको अश्योर करता है कि हाँ भाई, तुम्हारा क्रेडिट सेफ है, ठीक। नेक्स्ट पार्टी आती है हमारी स्ट्रक्चरर, जो कि जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। ये देखो, ये पूरी प्रोसेस है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसको जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही अरेंज करते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में सिंपली बोल देंगे दलाल, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया? डिफाइन देख ली, प्रोसेस देख लिया, फीचर्स हो गए और पार्टिसिपेंट्स हो गए। फीचर्स और पार्टिसिपेंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जनरली पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन से भाई फ़ायदा किस किस को होता है? ओरिजिनेटर को फ़ायदा हो जाएगा या फिर इन्वेस्टर को फ़ायदा हो जाएगा। ओरिजिनेटर को क्या क्या फ़ायदे होंगे ये देख लेते हैं। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, बैलेंस शीट से हट के हम फाइनेंस का सोर्स बना लिया हमने। हमारे पास असेट रिसीवेबल थे, बैलेंस शीट से हट के फाइनेंशियल रिसोर्स एडिशनल बन गया, ये कि हमने फीचर्स में भी देखा था। मोर फोकस ऑन कोर बिजनेस, अब ये जो लैंडिंग कर दी इसने, इसका ध्यान रहता कि इनसे भाई पैसे वापस लेने हैं, कब इंटरेस्ट पे करेंगे, कब नहीं करेंगे। अब इसने वो सब हैसल छोड़ दिया, वो तो इसने यहाँ बेच दिया ना इनको, इसको पैसे मिल गए, ये फ्री हो गया, तो अब ये अपने मेन बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर पाएगा। ओरिजिनेटर तुम्हें पता है ना भाई, जो लेंडर था या फिर जो सेलर था, इसको हम ओरिजिनेटर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इम्प्रूव्स फाइनेंशियल रेशियो, हमारे पास फाइनेंसिंग आ गई तो फाइनेंशियल रेशियो इम्प्रूव हो जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं। रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ये इसके पास पैसे आ गए ना एडिशनल, ठीक, ये याद करना है प्योर। अब इन्वेस्टर को क्या क्या फ़ायदा होता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, जो सिक्योरिटीज़ हमने इशू करी थी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क कैटेगरी में थी, तो उसको पता है
कि कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है, कौन सी कम रिस्की है, तो उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है और इसको डाइवर्सिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट जो ये सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टर ने खरीदी हैं, इन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट एक असेट है। वो असेट था हमारा असेट रिसीवेबल, जो कि हमें किसी बंदे से पैसे लेने हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग असेट बैक्ड फंड। एक फंड है जिसकी बैकिंग है असेट्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेनिफिट इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट। इंश्योरेंस करवा लेता है, तो फिर ये जनरली बड़ी प्रोसेस होती है। तो जो इसमें हमने देखा था ना, ट्रस्टी और एजेंट वगैरह, या फिर क्रेडिट एनहेंसर भी होते थे, तो क्रेडिट एनहेंस कैसे होगा, वो उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं फंड का, तो इनके पास प्रोटेक्शन हो जाती है डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैकेनिज़्म कि कैसे काम करता था, जो कि हम लोग ऊपर चार्ट में देख के आए हैं। फटाफट इसको पढ़ो। क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, पहले सबसे पहले उनने बंडलिंग की थी, उसको ट्रांसफ़र किया गया एसपीवी को, एसपीवी ने फिर सेल किए सिक्योरिटाइज पेपर्स, फिर असेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो पेमेंट आएगी आरपीए उसको रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, मतलब जो पेमेंट बोरोवर से लेके ओरिजिनेटर को रिकोर्स करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद रीपेमेंट ऑफ फंड्स होगी। एक और हमें मैकेनिज्म में दे रखा है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग वैसे इन्होंने लास्ट पॉइंट दे रखा है, बट क्रेडिट रेटिंग यहीं कहीं बीच में हो जाती है सिक्योरिटाइजेशन पेपर्स बेचने से पहले। जो प्रॉब्लम्स आती हैं सिक्योरिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स, इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी मॉड्यूल में भी यहाँ से एक क्वेश्चन है। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले ये जो हम सिक्योरिटाइज पेपर खरीदते हैं ना, जो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो उसको ख़रीदते टाइम हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि सिक्योरिटाइजेशन में इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चली जाती है अप टू 12%। ये रेट आप पॉइंट में लिख के आएंगे प्रॉब्लम्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टैक्सेशन और अकाउंटिंग। इन दोनों के लिए क्लैरिटी नहीं है। ऐसे आप लोग लिख लेना, ये जो नोट्स है ना, ये साथ साथ या तो आप पॉज करके लिख लो या फिर मेरे से ये नोट्स ले लेना, जिससे कि एक पेज में 2 पेज में हम समराइज़ कर लेंगे। जब ये सारे पॉइंट्स आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले एक बार इसको देख के चले जाना, तो फोटोग्राफिक मेमोरी में आपकी सेव हो जाएंगे। ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में नया है अभी, तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बनी है, कोई भी कैसे भी इसको फॉलो कर रहा है। इनएडिक्वेट डेट मार्केट, अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, ये डेट मार्केट इनएडिक्वेट है। भाई हम लोग सिक्योरिटीज़ बना तो देंगे बट इन्वेस्टर मिलते नहीं हैं, मुश्किल मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, ये याद कर लेना। अब जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाए थे यहाँ पर, ये सिक्योरिटीज़ हमने बनाई थी, ये 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला आता है पीटीसी, नेक्स्ट पीटीएस और तीसरी टाइप होता है स्ट्रिप्ड। तो पीटीसी का मतलब होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट। पास थ्रू सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना याद रखो, इस नाम से याद रखना, पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब जितना आया उतना आगे ये पास कर देगा प्रोपोर्शनेटली, जितनी सिक्योरिटीज़ आगे इन्वेस्टर के पास हैं। ट्रांसफर्स द एंटायर रिसिप्ट ऑफ कैश इन वन शॉट, पीछे से आया, पेमेंट आई और पीटीसी है तो वो एज इट इज़ उसको आगे प्रोपोर्शनेटली बांट देगा। नेक्स्ट टाइप आता है पीटीएस, पे थ्रू सिक्योरिटीज़। सेम है, सिक्योरिटी है बट परमिट्स डीसिंक्रोनाइजेशन। जैसे ही पेमेंट आती है वैसे की वैसे हमें आगे नहीं देनी, उसमें से कुछ पार्ट री इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलाउ करता है और अपने पास होल्ड करने के लिए भी अलाउ करता है। इसके पास ऑप्शन होता है कि आगे इन्वेस्टर को कम या ज़्यादा भी दे सकता है। ज़्यादा कहाँ से देगा? जो पिछली बार कम दिया होगा उसके बैलेंस में से इस बार ज़्यादा दे सकता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़। स्ट्रिप्ड में इसको बांट दिया जाता है 2 पार्ट्स में, इंटरेस्ट ओनली या फिर प्रिंसिपल ओनली। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा, इसको ऐसे याद रखो। यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ से। हमारा YTM बढ़ेगा तो फिर हमारी इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ का प्राइस भी बढ़ेगा, ये प्राइस है। और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़ का प्राइस घटेगा। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी गिरेगा तो डायरेक्ट रिलेशन वाला सेम डायरेक्शन में जाएगा, गिरेगा, और प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ेगा। इसमें इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इतना ही याद करना है।
अगर पूछता है IOPO के बारे में तो सबसे पहले डिफाइन करके आएंगे इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल ओनली होता है, और यील्ड टू मैच्योरिटी से उसका रिलेशन डिफाइन करके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी प्राइसिंग के जो सिक्योरिटीज़ हमने इशू करी हैं, सिक्योरिटाइज पेपर्स इशू करे हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे होगी। ओरिजिनेटर, अब जो ओरिजिनेटर है उसको तो जितना आउटफ्लो जाएगा वो उसके हिसाब से प्राइसिंग रखेगा सिक्योरिटीज़ की, और जो इन्वेस्टर है वो डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लोज पे रखता है। हम जैसे आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा या AFM में भी हम लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो करते हैं, जो हमारे फ्यूचर इनफ्लोज सारे आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते थे सिक्योरिटी का प्राइस कैसे रहेगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल होते थे, गॉर्डन वॉल्टर वाले, वो चीज़ है, ठीक है। तो दो ही मेथड होते हैं प्राइसिंग के, एक ओरिजिनेटर के POV से, एक इन्वेस्टर के POV से। अब सिक्योरिटाइजेशन में हमारे रिस्क क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्रेडिट या काउंटर पार्टी रिस्क है, जो हमारा बोरोवर था अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो पैसे नहीं देगा वापस, अगर नॉन परफॉर्मेंस हुआ भाई टाइमली उसने पेमेंट नहीं करी, तो ये एक रिस्क है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है लीगल रिस्क, जैसे कि मैंने बोला था सिक्योरिटाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड हुआ है तो फिर इसके लिए लीगल एस्पेक्ट भी अभी वीक है हमारे कंट्री में। थर्ड आ जाते हैं मार्केट रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कैश फ्लो वगैरह को अफेक्ट कर देते हैं। सेकंड है इसमें प्री पेमेंट का रिस्क, ये जो हमारे बोरोवर थे इन्होंने पूरी हमें अगर पेमेंट जल्दी कर दी टाइम से पहले तो हम क्या करेंगे। इन्वेस्टर को इंटरेस्ट चाहिए था, इन्वेस्टर को तो कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने सिक्योरिटीज़ बेची थी, तो इसको इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। थर्ड आ जाता है मार्केट रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए तो इन्वेस्टर को लॉस है, ये हो जाता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टोकनाइजेशन। तो भाई टोकनाइजेशन का मतलब होता है, ये पता क्या है, ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, ये जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, क्रिप्टो वाली ट्रेडिंग, वो भी इसी बेसिस पे बनी हुई है, ठीक है। टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। टोकनाइजेशन की ये डिफाइन है, बट टोकनाइजेशन समझने के लिए हमें पहले ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। ब्लॉकचेन का मतलब होता है, कितनी अच्छी डिफाइन है, ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। चेन ऑफ ब्लॉक्स का मतलब जैसे कि हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, बहुत सारे इस टेक्नोलॉजी में, ये एक टेक्नोलॉजी है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं जो कि आपस में या किसी और 2-3 से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनमें इन्फॉर्मेशन सेव की गई है। हर ब्लॉक में एंटर करने के लिए एक पासवर्ड होता है जो कि मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। इसमें एक बात लिखी है, इसमें दूसरी बात लिखी है, इसमें तीसरी बात लिखी है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर की जाती है डिफरेंट पार्ट्स में बांट बांट के, जिससे कि वो सेफ रहे। ब्लॉकचेन की फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स होते हैं ब्लॉकचेन के, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये आपस में, और ये लेजर्स बने हुए हैं इन्फॉर्मेशन के, और एक टेक्नोलॉजी है, सब वही है भाई, डिफाइन से ही सब कुछ बना है, ठीक है। पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड ओपन लेजर, डिसेंट्रलाइज मतलब इन्फॉर्मेशन बांट बांट के रखी हुई है। नॉट कंट्रोल्ड बाय बैंक्स, बैंक्स इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, ये फाइनेंस में भी यूज़ होता है और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में भी यूज़ होता है। बिटकॉइन और आपके जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, डोज वगैरह जो आजकल मीम्स में फेमस थे, वो सब इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। परमानेंट एंट्री इरिवर्सिबल, हम लोग जैसे टैली में एंट्री करके उसको डिलीट कर देते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ अगर कोई एंट्री हो गई तो वो इरिवर्सिबल है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि किसने क्या चेंजेस किए हैं। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर्स में लॉग जनरेट होते हैं ना, हम लोग किसी भी सर्वर पे काम करते हैं, वहाँ लॉग जनरेट होते हैं, इस बंदे ने क्या किया, कौन सी वेबसाइट शिफ्ट करी, या फिर क्या एंट्री किसने पास की है, वो चीज़ है। लॉग जनरेट होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, अप एंड ओनली। उनके ऊपर आप लोग करेक्टिव एंट्री ही पास कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़ते भी हैं कि हमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में पढ़ते थे ना,
कि हमें एंट्री को डिलीट नहीं करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। ऐसा ही यहाँ होगा, यहाँ हम डिलीट कर ही नहीं सकते, परमानेंट एंट्री हो जाएगी, बस अपेंड कर सकते हैं उसको, रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास हो सकती है। ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रही है, ये लर्न करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रही है, हमने देख ही लिया। हेल्थ केयर में भी इसका यूज़ हो सकता है, गवर्नमेंट भी इसका यूज़ कर रही है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है और इकोनॉमिक फोरकास्ट करने में भी यूज़ हो सकता है। ब्लॉकचेन में रिस्क क्या क्या है? यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि ये चीज़ टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है, कौन इसका इंचार्ज है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम किसको ठहराएंगे अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म है, तो इसके साथ टेम्परिंग भी हो सकती है, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ हैकिंग वगैरह भी हो सकती है, तो टेक्नोलॉजी मैकेनिज़्म और उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है, ये हमारा रिस्क हो गया। नेक्स्ट आएगा एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे कि हमारी बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स के ऊपर एक सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई है हमारे इंडिया में, तो एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी ज़रूरी होती है जो कि सबको रेगुलेट करेगी और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करती है। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ये भी एक रिस्क है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, अब यहाँ पे भाई इन्फॉर्मेशन ही स्टोर होती है, किसी वेबसाइट पे कभी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है, ऐसे ही इसमें है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, तो ये भी डाउन हो सकता है ओवरलोड होने के बाद। यहाँ हमने पढ़ लिया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, रिस्क क्या क्या है। तो अब हम लोग ढंग से कर पाएंगे टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को कन्वर्ट करने का ब्लॉकचेन में। अब हमने टोकनाइजेशन पढ़ तो लिया, ब्लॉकचेन पढ़ लिया, ब्लॉकचेन से हमें समझ आ गया टोकनाइजेशन क्या होता है। टोकनाइजेशन मतलब कोई भी मेरे पास टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट है, उसको मैं ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे आजकल क्रिप्टो कॉइन्स आ जाते हैं, मैंने कोई पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को मैंने टोकनाइजेशन कर दिया कि ये एक फिज़िकल असेट है, इसके बेसिस पे मैं एक टोकन बना रहा हूँ। ये मेरी पेंटिंग है, ये मैंने पेंटिंग बनाई अपनी खुद की। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई इस पेंटिंग की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसके बेसिस पे मैंने एक टोकन बना दिया, मोहित टोकन। इसको मैंने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट भी करा दिया। बहुत होता है ना आजकल, वो हैमस्टर कॉइन आता है जिस पे आप लोग टास्क करते रहो और वो मिल जाते हैं, वही चीज़ है सेम। इसको मैंने क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू बन गई, डिमांड सप्लाई से मॉनेटरी वैल्यू बढ़ती घटती रहेगी, डिसाइड हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं टोकनाइजेशन। किसी टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ब्लॉकचेन फॉर्म में, उसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। अब इसको सिक्योरिटाइजेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है? टोकनाइजेशन ऑफ इलिक्विड असेट्स इनटू लिक्विड एंड ट्रेडेबल सिक्योरिटीज इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन की जो डिफाइन पढ़ी थी हमने, उसमें प्रोसेस था वो बैंक वाला प्रोसेस था, उसी को सेम अगर हम टोकनाइजेशन के थ्रू फॉलो कर देते हैं तो उसको हम लोग टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट करने की हमें ऑप्शन मिल जाते हैं तो उससे डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेडिंग इसकी चलती रहती है तो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ बन जाएगी और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ये ऐसे ही ऐड कर देते हैं, जो 4 मार्क का क्वेश्चन बनाना होता है ना, 3 पॉइंट तो बन गए थे, चौथा ऐसे ही बना दिया न्यू अपॉर्चुनिटी, तो 4 मार्क का क्वेश्चन भी तो बनाना होता है ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने ट्राई किया है जल्दी से जल्दी और ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए और रिवाइज़ करने के लिए। किसी ने नहीं भी पहले पढ़ रखा होगा तो रिवीजन में भी उसको समझ आ गया होगा। ये जो नोट्स थे अब तो मैंने गंदे कर दिए हैं, इसका साफ़ वाला वर्जन मैं आपको दे सकता हूँ, अगर चाहिए होगा तो मेरे से ले लेना, वरना अगर आपने साथ साथ लिख लिया होगा, एक सजेशन मेरा ले लेना, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना उसको रिवीजन के लिए शॉर्ट समरी बना लो। टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया है, जिसको जाना जा सकता है।
एग्ज़ाम टिप्स दे रहा हूँ। शॉर्ट समरी बना लो। अब जैसे ही हमारा 16 पेज का चैप्टर है, बट हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम टाइम होता है, 1.5 दिन होता है रिवीजन के लिए। तो इस 16 पेज को हमने अभी 1.5 पेज में, या ट्राई करना छोटा छोटा लिखो, एक ही पेज में समराइज़ कर लो। जब भी इसको पढ़ोगे ना, ऊपर ऊपर से देखोगे तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। आईसीआई के मॉड्यूल में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स पूछी हुई हैं या फिर डिफरेंस पूछा हुआ है पीटीसी पीटीएस सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, इसको हमने 1.5 पेज में कर लिया। ऐसे ही सारे टॉपिक्स की एक नोटबुक लो और शॉर्ट समरी बना लो चैप्टर वाइज। पेपर से पहले उसको देख के चले जाना, सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, ये हो गई एग्ज़ाम टिप्स। चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना, और कमेंट में ये भी बताना इसी तरीके की रिवीजन और किस टॉपिक की मैं नेक्स्ट करवा दूँ। ठीक है, होप कुछ हेल्पफुल रहेगा मेरी तरफ से। थैंक यू।